ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे अभी। उसके अंदर बेटा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि व्हाट डज मीन बाय रेलेवेंट कॉस्ट एंड व्हाट डज मीन बाय इररेलेवेंट कॉस्ट। कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है और इररेलेवेंट कॉस्ट जो है वो क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद बेटा हम फर्दर इसको मूव करते हैं कि कुछ मिली टर्मिनोलॉजीज होंगी। आप लोगों ने करना ये है, इन टर्मिनोलॉजीज की बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेनी है। जो टर्मिनोलॉजी बेटा आपको समझ ना आए आप उसको रीड कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं हो रही तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वहां पे आके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये फलां जो डेफिनेशन है ये हमें समझ नहीं हुई, इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो वो बेटा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन। ओके बेटा, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं कुछ मैं मजीद कुछ एक दो डेफिनेशन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है बेटा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक होती है बेटा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कुछ बीच बीच में से टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू विल डिस्कस विद मी। अपॉर्चुनिटी बेटा कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा आपकी वो कॉस्ट होती है जो आप किसी एक बेनिफिट को लेने के लिए कोई दूसरा बेनिफिट सेक्रीफाइस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो ऑप्शन थी कि आप एक टेक्सटाइल मिल लगा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप किसी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं। आपने क्या किया, आपने टेक्सटाइल मिल छोड़ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लिया। अब वो जो टेक्सटाइल मिल का आपको बेनिफिट मिलना था अगर आप लगाते हैं तो वो जो बेनिफिट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। इसकी मैं छोटी एग्जांपल आपको समझ देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं यूएसए और यूके के अंदर। तो आपको दोनों स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, यूएसए का भी और यूके का भी। आप डिसाइड करते हैं कि मैंने यूएसए जाना है, इसका मतलब कि आपने यूके का जो स्कॉलरशिप है वो सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो जो यूके का स्कॉलरशिप की कॉस्ट जो आपको मिलनी थी वो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। बेटा ये एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए जब हम किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस करेंगे दैट कॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। और ये अक्सर बेटा हमारी लाइफ के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री करना था, मे पॉसिबल आप लोगों में से बहुत से लोग किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उनके पास दो दो तीन तीन फील्ड उनके नजर में हो, लेकिन उन्होंने फिर इसको फील्ड को चूज किया। तो बाकी जो फील्ड आपने सेक्रीफाइस किया बेटा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए बाकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपने जाया कर देंगे, वो आपके लिए बेसिकली कॉस्ट बन जाएगी। ओके बेटा, इसी तरह जो हम किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट बेटा होती है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब कॉस्ट निकालती है। अगर मैं कहूँ जी 1 महीने की कॉस्ट निकालें कंपनी की कितनी, या 2 महीने की निकालें, 3 महीने की निकालें, तो वो बेटा आपके लिए पीरियड कॉस्ट होगी। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो कॉस्ट होगी दैट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। ओके जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेटा जो पास्ट में आपने कोई चीज खरीद के रखी होती है वो आपके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आज से 6 महीने पहले मैंने 1 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी थी, तो वो जो 1 लाख रुपए की आपकी पिछले 6 महीने पहले आपने खरीदी थी वो कॉस्ट आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? एक फिक्स कॉस्ट जिसे हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर देते हैं कि दिस शुड बी द स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल जिस तरह बेटा यूएसए के अंदर एक स्टैंडर्ड है कि जी अगर आप पर आवर काम करेंगे तो $10 पर आवर आपको रेट मिलेगा काम करने का। $10 जो उनका स्टैंडर्ड रेट है। उससे ऊपर काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, अगर उससे कम काम करेंगे तो उसके हिसाब से आपको पैसे कम मिलेंगे। तो जितना आप काम करेंगे, तो अगर मैं कहता हूँ जी कि 1 घंटा काम करने के आपके $10 फिक्स कर दिए गए तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी इस तरह आजकल बजट के अंदर कहा जाता है जी कि जो मिनिमम वेजेस हैं जी वो 15,000 होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई कि 15,000 आपने देनी ही देनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। उससे ऊपर काम करेंगे ज्यादा दे दें, अगर वो उससे कम काम करते हैं उसके हिसाब से उसकी सैलरी कम दें। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो आप एक किसी प्री डिटरमिन के ऊपर आप कैलकुलेट करके बता देते हैं कि दिस शुड बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके। इसी तरह बेटा मुख्तलिफ अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेटा यू विल डिस्कस विद मी। ठीक हो गया? इनमें से जो मेन मेन चीजें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ये प्राइम कॉस्ट मैंने बता दिया, कन्वर्जन कॉस्ट भी हमने पीछे पढ़ ली, वो जो हम पीछे पढ़ के आए थे कि लेबर को एफओएच में ऐड करें, लेबर को मटेरियल को उसमें ऐड करें तो कौन कौन सी कॉस्ट बनती है। जी अब आपने करना ये है, मैं इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया। अब आप लोगों ने करना ये है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन बेटा आपके सामने कुछ नजर आ रहे हैं। आपने इन असाइनमेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है और साथ में फिर इनके आंसर्स आपने ऊपर से देखने के क्या आंसर्स हैं। इसी तरह आपने ये जो एमसीक्यू उसने नीचे दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको आपने पढ़ना है और फिर आपने खुद टिक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप ऊपर से पढ़ के आएंगे फिर आप इन एमसीक्यूज को टिक करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जिस तरह आप ये देखें, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन,
अब आप यहां से देखें कौन सी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरीज व्हेन आउटपुट वेरीज, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीज, डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीज। इसमें से आपने किसी एक पर टिक करना है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है, और इसके आंसर्स नीचे गिवन है, ये देखें इन एमसीक्यूज के आंसर्स ये नीचे गिवन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई पता नहीं बेटा, अगर आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तो मैं पॉसिबल इसी तरह के आपको एमसीक्यूज में दूं। तो छोटे छोटे एमसीक्यूज होंगे, आपने सिर्फ टिक करने होंगे उसके ऊपर। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड बेटा? ये आप लोगों ने पढ़ना है, ये जो मैंने अभी आपको ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का आपको बोला है, ये आप लोगों ने अब सारी पढ़नी है, और ये मैंने आपको उसमें भी दी थी, आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर भी दी थी। ओके, अब थोड़ा सा बेटा हम डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमारी आज ये सेकंड क्लास शुरू हो चुकी है। तो न्यूमेरिकल फिर इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी को हेल्प आउट करते हैं बाय टेकिंग द डिसीजंस, मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेने में आपको हेल्प आउट करते हैं। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स बताई थी, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है और इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? जी बेटा, क्या फर्क था बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में? मौजमा, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है किसी कंपनी के बारे में? फरवा, सर वो फाइनेंशियल पोजीशन की जो स्टेटमेंट है ना, उसी टाइम में जिस टाइम में हम उसका रिकॉर्ड ले रहे हैं वो बैलेंस शीट होगी, और इनकम स्टेटमेंट के हमारे जो एक्सपेंसेस थे और जो हमारी इनकम थी उनको माइनस करके जो हम निकालेंगे वो हमारी इनकम स्टेटमेंट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। बैलेंस शीट बेटा आपको बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपकी ऑनर्स इक्विटी कितनी है। ये देखिए नीचे लिखी हुई है, ये मैं आपके सामने ये लिखी भी हुई है। मैंने कौन सी स्टेटमेंट बनानी सिखानी है, वो मैं आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी सिखानी है। तो वो क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है बेटा वो बताती है आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डिफरेंस, यानी आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या आप लॉस में जा रहे हैं। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये थर्ड जो लिखी हुई है, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने ये बनानी नहीं है, हम लोगों ने कॉस्ट की स्टेटमेंट बनानी सीखनी है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। चेंज इन इक्विटी, तो बेटा ऑनर्स इक्विटी की जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं चेंज इन इक्विटी। कि शुरू में उसने कैपिटल कितना दिया था, फिर जब साल खत्म हुआ तो उसका कैपिटल कितना बढ़ा कितना कम हुआ, अगर उसने पैसे निकलवाए, पैसे मजीद ऐड किए, वो सारा प्लस माइनस करने के बाद जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आप ये कह लें कि ये ऑनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिस्टर अदनान इज द ऑनर ऑफ अ बिजनेस, तो मेरी जो स्टेटमेंट बनेगी अदनान के नाम से, उसको बोलेंगे चेंज ऑन इक्विटी स्टेटमेंट। कि पूरे साल के अंदर मैंने कितना कैपिटल दिया, पूरे साल के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ वो भी इसमें ऐड होगा, पूरे साल में मैंने कितने पैसे बिजनेस से निकाले उसमें से माइनस करेंगे। एंड पे जाकर पता चलेगा जी मैंने 1 लाख लगाया था, अब साल के एंड पे मेरे पास 1,20,000 है, 1,30,000 है या 90,000 है, जितना भी है वो आपकी चेंज इन इक्विटी होगा। यानी आपकी ऑनर इक्विटी में कितनी चेंज है पूरे साल के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा बताती है सिर्फ कैश के बारे में, कि पूरे साल के अंदर बिजनेस में कितना कैश इन हुआ और पूरे साल के अंदर कितना कैश आउट हुआ। अगर आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि बिजनेस के पास साल के एंड पे कितना कैश पड़ा हुआ है, तो बेटा आप सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए चेक कर सकते हैं। साल के एंड पे जाके आप बैलेंस देखिए तो आपको पता चल जाएगा इस वक्त हमारे पास कैश की फॉर्म में इतना पैसा पड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो, कैश फ्लो का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ कैश के बारे में बताएगी। अच्छा, ये लिखा होता है नोट्स। जब आप बेटा किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे ना, तो वहां पे एक नोट्स की हेडिंग दी होती है। नोट्स के अंदर क्या लिखा होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इस तरह अगर कभी आप बुक वगैरह पढ़ें तो किसी जगह पे स्टार लगा होता है और फिर स्टार के नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है कि इसका मतलब क्या है, या 2 स्टार्स लगे होते हैं फिर 2 स्टार्स के नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक नोट्स की हेडिंग होती है। उस नोट्स के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि हमने फलां फलां चीज कैसे कैसे कैलकुलेट की, उनके फार्मूलाज भी लिखे होते हैं कि फलां चीज हमने ऐसे कैलकुलेट की, फलां चीज हमने ऐसे कैलकुलेट की। तो वो नोट्स के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी की सारी नोट्स के अंदर गिवन होती है। तो कि बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें जो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। हम जो बनाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है बेटा वो 2 किस्म की स्टेटमेंट बनाता है। एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। हम जो बनाएंगे हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, यानी इसको हम सीजीएस भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी कहते हैं। फर्क दोनों में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट सिर्फ वहां तक बनेगी जहां तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आएगी।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर जो सेल वाला हिस्सा वो भी ऐड किया जाएगा, फिनिश गुड्स वाला हिस्सा भी ऐड किया जाएगा। हम यहाँ पे जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होगी जो बताएगी कि कंपनी के मटेरियल से लेके उसकी फिनिश गुड्स तक टोटल कितनी कॉस्ट जो है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट के बारे में ये हमें बताएगी। और ये कैसे बनेगी, ये बेटा हमारा आज का टॉपिक होगा थोड़ा सा, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सीजीएस का फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको पता है कि मैंने आपको बिजनेस की टाइप्स बताई थी। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, एक आपके ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं और एक आपके सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं। क्या फर्क है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कौन से बिजनेसेस होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस क्या होते हैं? जी सर ये नहीं एक्सप्लेन किया बेटा, वैसे चले बता दे, मैंने नहीं भी एक्सप्लेन किया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस क्या होंगे? सर कोई वो बिजनेस जो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे होंगे उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। सिंपल बेटा, रॉ मटेरियल से लेके मटेरियल, जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जो बिजनेस बनाता है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कह लेंगे। कोक है, अब कोक पानी से लेके उसको बोतल में कन्वर्ट करता है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। टेक्सटाइल मिल आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो धागे से लेके कपड़ा बनाते हैं। हर वो बिजनेस बेटा जो चीजों को प्रोड्यूस करता है, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक लेके जाता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सिंपल। ट्रेडिंग बिजनेसेस क्या होते हैं फिर बताएं? ये देखें, ट्रेडिंग के नीचे लिखो ट्रेडिंग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। सिंपल बेटा, जो फिनिश गुड्स पकड़ते हैं मार्केट से उठाते हैं और आगे रीसेल कर देते हैं, चाहे उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें चाहे लोकल लेवल पे सेल कर लें। जिस तरह यहाँ जिसे मिडल मैन कहते हैं कि मैंने बोतलें उठाई पेप्सी से और आगे मार्केट में उसको सप्लाई देना शुरू कर दी। अब मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रोड्यूसर ऑफ द पेप्सी बोतल। प्रोड्यूसर आपकी पेप्सी बोतल कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैं ट्रेडिंग में आ गया, मैंने चीजें उठाई और मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। जिस तरह बेटा आपके जो कपड़े के स्टोर्स बने हुए हैं, अब ये जो स्टोर वाले बैठे हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सर्विसेज बिजनेसेस क्या है बेटा? ये भी बड़ा आसान सा है। सर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते जो हैं, बिजनेसेस आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक टीसीएस, ईसीएस वगैरह हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग बेटा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बेटा 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं मेन। एक जी बेटा आमना। सर ये जो ट्रेडिंग बिजनेस होगा वो में उनका प्रॉफिट और लॉस भी काउंट करेंगे? बेटा हर बिजनेस हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। आप देखें, जो मार्केट में कपड़ा बेच रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है अगर वो सूट 1500 का दे रहे हैं तो क्या वो कंपनी से 1500 का खरीदा होगा? उन्होंने तो कंपनी से 1200 या 1300 का या 1000 का खरीदा होगा। आपको आगे वो 1500 का सेल कर रहे हैं। जितने भी बिजनेस बेटा मैंने बोले हैं, हर बिजनेस जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक चीज बनाते हैं और उसके बाद मार्केट में सेल करते हैं, वो भी प्रॉफिट लेते हैं। अगर उनको चीज 10 रुपए की पड़ी है तो वो आपको 15 की दे रहे हैं, मार्केट में भी वो 20 की बिके आगे, ट्रेडिंग वाले उसको 20 की आगे बेच रहे हैं। तो जिस तरह आप मेडिसिन की एग्जांपल ले लें, अब जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं वो मेडिसिन खुद तो नहीं बना रहे, वो तो मेडिसिन कंपनियां बना रही हैं, लेकिन वो बैठे क्या कर रहे हैं? वो आगे मेडिसिन सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा? डेफिनेटली बेटा प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट से वो मतलब कंपनी से वो कम प्राइस पे खरीदते हैं और आगे आपको हाई प्राइस पे बेचते हैं। इसी तरह बेटा जो सर्विसेज वाले वो भी यही करते हैं। बैंक वाले लॉस में तो नहीं जा रहे, वो भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट की सूरत में प्रॉफिट ले रहे हैं। आप टीसीएस करवाने जाते हैं, वो आपसे 250 रुपए लाहौर का लेते हैं, 300 रुपए लेते हैं लाहौर की। वो अब नहीं पॉसिबल, उनकी कॉस्ट वहां पे सिर्फ 100 रुपए आती है, बाकी उनका प्रॉफिट ही है सारा। तो सारे बिजनेस बेटा प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं। मैं सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ। अब आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं, आप चाहे ट्रेडिंग में आ जाएं, आप चाहे सर्विसेज में आ जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस साइड पे आना, मतलब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो। ओके सर, ठीक हो गया? ओके बेटा, इन्वेंट्री जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बेटा स्टॉक, एक होती है इन्वेंट्री। पहले बताया स्टॉक क्या होता है। अक्सर आपने वर्ड सुना ना कि मैंने इतना स्टॉक सेव किया हुआ है, मैंने इतना स्टॉक स्टोर किया हुआ है। स्टॉक क्या होता है? सर चीजों को जमा कर लेना और फिर जब वो महंगी बेटा जिस सिंपल सी बात है, जिस तरह आप लोग, मैं कहता हूँ जी टेक्सटाइल मिलों ने कपड़ा बना बना के स्टोर किया हुआ है, वो उनका स्टॉक है। पेप्सी वालों ने अपनी पेप्सी की बोतलें बना बना के अपने गोदाम में रखी हुई है, वो उनका स्टॉक है। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क है, ये मेन क्वेश्चन है बेटा। उसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं लेकिन उसको हम स्टॉक भी कहते हैं, फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क बेटा याद रखिएगा, स्टॉक जो होता है उसमें सिर्फ फिनिश गुड्स आती हैं,
जो फुल फॉर्म में बन जाती हैं और आप उसको स्टोर में सेव कर देते हैं, किसने मार्केट में जाके सेल होना है, वो आपका स्टॉक है। स्टोर रूम के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स पड़ी हैं वो आपका स्टॉक है। इन्वेंट्री बेटा क्या होती है? इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, इन्वेंट्री में आपकी वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है जो मशीनों पे लगी हुई हैं, अभी वो चल रही हैं, अभी फिनिश फॉर्म में नहीं आई। किसी की पैकिंग हो रही है, किसी के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, किसी के ऊपर प्लास्टिक कवर हो रहा है, वो सारे का सारे जितने भी चीजें पड़ी हैं कंपनी के अंदर वो सारी आपकी इन्वेंट्री में आएंगी, और प्लस फिनिश्ड गुड्स भी इन्वेंट्री में आएंगी। यानी इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इंक्लूड्स वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री इंक्लूड्स द फिनिश्ड गुड्स, while stock just includes only finished goods। अगर मैं स्टॉक का वर्ड यूज करूंगा तो समझ ले मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ जो पड़ी हुई है, जो मार्केट में सेल होने के लिए जानी है। अगर हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री में हर वो चीज जो कंपनी के अंदर अभी प्रोसेस हो रही है वो उसकी इन्वेंट्री है, चाहे वो फिनिश फॉर्म में है चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में। तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स द स्टॉक व्हाइल स्टॉक डज नॉट इंक्लूड द इन्वेंट्री। Inventory includes the stock while stock does not include the inventory। Understand बेटा, समझ आई मेरी बात की? अब एक मशीन, मैं दोबारा बोलता हूँ, मशीन के ऊपर धागा लगा हुआ है एक डिपार्टमेंट में, अगले डिपार्टमेंट में कपड़ा बन रहा है, अगले डिपार्टमेंट में कपड़ा रंग हो रहा है, अगले डिपार्टमेंट में कपड़ा भी पैकिंग हो रहा है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये आपकी इन्वेंट्री कहलाएंगी। इवन कि अगर आपका कपड़ा बन के स्टोर में पड़ा है तो वो भी आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। और अगर मैं पूछूंगी बताएं आपका स्टॉक कितना है, तो आपने मुझे ना धागे का रेट बताना है, ना आपने मुझे वर्क इन प्रोसेस का बताना है, ना आपने मुझे पैकिंग का बताना, आपने सिर्फ मुझे बताना जी मेरे पास स्टोर रूम के अंदर 5 लाख का कपड़ा फिनिश फॉर्म में पड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और अगर मैं इन्वेंट्री बोलूंगा तो आपने मुझे रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक सारी की सारी कॉस्ट बतानी है जिस वक्त हमारे पास इन्वेंट्री कितनी कीमत की पड़ी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। अब ये देखिए बेटा, उसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने 3 तरह के बिजनेसेस अभी पढ़े थे, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक आपका ट्रेडिंग होता है, और एक आपका सर्विसेज होता है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री क्या होगी, ये देखिए बेटा, उसके मटेरियल जो उसके पास, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसमें रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जाना होता है, वर्क इन प्रोसेस वो भी उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी और फिनिश गुड्स भी उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। अब बेटा ट्रेडिंग वालों के लिए इन्वेंट्री क्या होगी, वो तो खरीदते ही फिनिश गुड्स है, मैंने भी बोला ये चीजें खरीदी और मार्केट में सेल कर दी। तो जिस तरह अक्सर आप मेडिकल स्टोर के ऊपर चले जाएं तो वहां पे उन्होंने पीछे स्टॉक में मेडिसिन रखी होती है, वो जो स्टॉक में उन्होंने मेडिकल स्टोर रखी मेडिसिन रखी है वो उनके लिए इन्वेंट्री है। सर्विसेज बिजनेस के लिए इन्वेंट्री क्या होगी, सिंपल बेटा, जो आप फॉर एग्जांपल डिपॉजिट करवाने जाते हैं, आपने कहा कि मैंने टीसीएस वालों को जी ये फलाना पैकेट फलाना जगह पे भेजना है, तो टीसीएस जो डेली बेसिस के ऊपर वो पैकेट रिसीव कर रहा है वो उसकी इन्वेंट्री है, उसी को उसने मार्केट में आगे सेंड कर देना। तो 3 तरह के बिजनेसेस है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मैंने बता दी इन्वेंट्री क्या क्या होगी, मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, ट्रेडिंग की सिर्फ फिनिश गुड्स, और सर्विसेज की बेटा जो उसके पास आ रही होंगी वो उसकी इन्वेंट्री होगी। क्योंकि सर्विसेज के लिए आप कोई चीज स्टोर कर नहीं सकते, आपने अपनी सर्विसेज देनी है, तो जितनी आपके पास सर्विसेज आते जाएंगे आप प्रोवाइड करते जाएंगे, वही आपकी इन्वेंट्री है। अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक, कोई क्वेश्चन बेटा पूछना चाहते हो? ओके बेटा, दिस इज द स्केच ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन इस स्केच को आपने समझना कैसे है या फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ के आएंगे, फिर मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसका पढ़ने का तरीका बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने इसको नेक्स्ट क्लास में ऐसे पढ़ के आना है, फिर मैं क्लास यहाँ पे वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो मैं यहीं से दोबारा क्लास शुरू करूंगा। जब भी बेटा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के 5 स्टेप्स होंगे बेटा, 5 स्टेप्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। पहला स्टेप होगा मटेरियल, सेकंड स्टेप होगा लेबर, थर्ड स्टेप होगा एफओएच, फोर्थ स्टेप होगा वर्क इन प्रोसेस, और फिफ्थ स्टेप होगा फिनिश गुड्स। ये 5 चीजों के बारे में उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। दोबारा सुने, पहली मटेरियल के बारे में होगी, दूसरी बेटा इन्फॉर्मेशन आपको लेबर के बारे में दी होगी, तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में दी होगी, चौथी इन्फॉर्मेशन उसने आपको वर्क इन प्रोसेस के बारे में दी होगी, और 5वीं इन्फॉर्मेशन बेटा उसने आपको फिनिश्ड गुड्स के बारे में दी होगी। अब यहाँ पे देखें, पहला स्टेप बेटा, अब ये जो हाईलाइटेड एरियाज है ये बेटा वो 5 स्टेप है जो मैंने आपको बोला। सबसे पहले आपने बेटा कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल सुनिएगा, जरा मेरी एग्जांपल सुनिएगा, इसको छोड़ दे, इस पे क्या लिखा हुआ है।
मैं कहता हूँ जी मेरे पास इस वक्त मटेरियल पड़ा है 10,000 का, महीने के शुरू में मेरे पास 10,000 रुपए का मटेरियल पड़ा था, उसमें मैंने 5,000 का मजीद खरीद लिया, तो टोटल मटेरियल मेरे पास कितना हो गया? 15,000 का इस्तेमाल करने के लिए। यानी 10,000 का मेरे पास पहले पड़ा था, उसमें मैंने 5,000 का मजीद इजाफा कर दिया। अब 15,000 का मटेरियल पड़ा है, पूरा महीना मैं इस्तेमाल करता रहा। जब महीना खत्म हुआ तो मेरे पास 1,000 रुपए का मटेरियल बच गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कितना मटेरियल मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो आपका आंसर क्या होगा? 10,000 का मेरे पास पहले पड़ा था, सुन लें, 10,000 का पहले पड़ा था, 5,000 का मैंने मजीद खरीदा, तो टोटल बन गया 15,000 तो मैंने इस्तेमाल करना है। पूरा महीना मैं उसको इस्तेमाल करता रहा, जब महीना खत्म हुआ तो मेरे पास 1,000 रुपए का बच गया मटेरियल। अब मैंने कितना मटेरियल इस्तेमाल कर लिया? कितनी मालियत का इस्तेमाल कर लिया? 14,000 का। 14,000 का। सिंपल बेटा, 14,000 का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब यही बेटा लॉजिक यहाँ पे है मटेरियल कंज्यूम्ड। ये देखें, उसने बोला ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 की, यानी शुरू में जब था मेरे पास 10,000 का, उसमें मैंने मजीद 1 लाख रुपए का खरीद लिया महीने के शुरू में, तो मेरे पास टोटल मटेरियल बन गया 1,10,000। और उसमें जब महीना खत्म हुआ तो मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए का मटेरियल बाकी बचा है। तो 1,10,000 में से 20,000 माइनस कर दें तो बेटा बाकी कितना रह गया? 90,000। ये 90,000 वो मटेरियल है जो आप कंज्यूम कर चुके हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको छोटी सी एग्जांपल दी कि 15,000 का मटेरियल था, उसके बाद मेरे पास 1,000 का बच गया लास्ट पे, 15,000 मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना मैंने कंज्यूम कर लिया वो आ गया। अब ये बेटा पहला स्टेप है कि आपने मटेरियल को कैसे डील करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस को और लेस कर देंगे क्लोजिंग को, तो जो आंसर निकलेगा वो मटेरियल कंज्यूम का होगा। दोबारा देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें आपने ऐड किया परचेजेस को और लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ये जो 90,000 आपके पास आंसर निकला, दिस आंसर इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड। अब लाजमी नहीं कि आपको पेपर के अंदर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए आए। मैं आपसे कह सकता हूं जी कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और मैं आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे दूंगा, मैं आपको परचेजेस भी दे दूंगा, मैं आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे दूंगा, तो निकाल लेंगे आप? जी सर। दिस इज द फॉर्मूला। ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड कर दें और लेस कर दें क्लोजिंग को, तो जो आंसर निकलेगा वो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। ये स्टेप नंबर 1 बेटा आपने कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 2, जो आपने मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला, जिस तरह यहाँ पे 90,000 निकाला, उसमें आपने सिर्फ ऐड कर देना है लेबर कॉस्ट को। सेकंड स्टेप है लेबर कॉस्ट का। पहला स्टेप मटेरियल निकाल लिया, दूसरा स्टेप है लेबर। आपने उस आंसर में लेबर कॉस्ट को ऐड करना है, तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो मैं आपको पीछे भी पढ़ा के आया था कि प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? मटेरियल प्लस एफओएच। तो मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस एफओएच विच इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब मैं आपको मटेरियल कंज्यूम दे दूं फॉर एग्जांपल 90,000 और लेबर दे दूं 20,000 और मैं कहूं जी प्राइम कॉस्ट निकाले, तो आपने करना क्या? सिर्फ दोनों को प्लस कर देना है। या मैं आपको ये सारा डाटा दे दूं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस भी दे दूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे दूं और साथ में मैं लेबर भी दे दूं, और फिर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, तो आपने करना क्या होगा? पहले आपने मटेरियल कंज्यूम निकाल लेना है, उसमें सिर्फ आपने लेबर को ऐड करना है, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ बताने का मेरा मकसद बेटा ये है कि आपको पूरी स्टेटमेंट लाजमी नहीं पूरी स्टेटमेंट ही बनाने के लिए आएगी, इसमें से कुछ पार्ट भी आ सकता है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए बेटा। तीसरा स्टेप था एफओएच। अब आपने जो प्राइम कॉस्ट निकाली है इसमें आपने एफओएच को ऐड कर देना है। एफओएच भी गिवन होगी आपको उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। सर बहुत ज्यादा हो गया है बेटा, ये मैं जस्ट आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूँ कि आपने हेडिंग्स को देख के आना नेक्स्ट क्लास। न्यूमेरिकली हम करेंगे, सिर्फ इन हेडिंग्स को देख लें। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल आप लोगों को सर पढ़ा दें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। समझा दें आप। 3 लाइनें रह गई हैं बेटा, 3 लाइनें यार समझ लें, फिर न्यूमेरिकल आप हाँ मैं वही क्यों इसको खत्म कर लेते हैं ना, अभी खत्म हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा सिर्फ आपने एफओएच को ऐड करना है, ये गिवन होगी आपको, और आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखें थर्ड स्टेप का जो आंसर बना वो होगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यानी प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने एफओएच को ऐड करना है, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं जी कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, तो आपको प्राइम कॉस्ट भी गिवन होगी और आपको एफओएच भी गिवन होगी, आपने सिर्फ उन दोनों को प्लस कर देना। 2 स्टेप रह गए बेटा, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। इनका सेम लॉजिक है। करना आपने ये है कि वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देना है और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना है। अब स्टेप नंबर 4 सुनिएगा बेटा, वर्क इन प्रोसेस है। करना आपने ये है कि वर्क इन, ये गिवन होगी आपको,
वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी यहाँ पे आंसर था उसमें प्लस कर देना है, और वर्क इन प्रोसेस की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको माइनस कर देना है, और उसके बाद जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये थी बेटा पहली स्टेटमेंट जो वहां पे लिखी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो मैंने कहा था कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इकट्ठी बनाएंगे। स्टेप नंबर 4 बेटा दोबारा सुन लें, आप लोगों ने जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है उसमें वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर देना है, और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस कर देना है। माइनस कर देना। ठीक हो गया? आपके पास जो आंसर निकलेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा आपके पास आंसर। अगेन बेटा लास्ट स्टेप बेटा आपके पास, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। फिनिश्ड गुड्स, सेम बेटा वही चीज, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देना है, फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का जो आंसर आया था उसमें आपने फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस कर देना है, और फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस कर देना है। जब आप उसको प्लस करेंगे और दूसरी को माइनस करेंगे तो एंड पे जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड सीजीएस। ये बेटा हमने मेन निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो दीज आर 5 स्टेप्स बेटा, मटेरियल, लेबर, एफओएच, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है, तो जो एंड पे आंसर निकलेगा विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये बेटा आपको मैंने बता दी, फिलहाल आप इसको देखिएगा। आप लोगों ने जो नेक्स्ट टाइम आना है मेरे पास क्लास लेने के लिए, नेक्स्ट वीक के अंदर जब हमारी मुलाकात होगी, तो आप लोगों ने बेटा ये काम करके आना है कि ये जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने गिवन है, ये डाटा भी गिवन है और नीचे उसका सोल्यूशन भी गिवन है। आपने सोल्यूशन नहीं देखना, आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ये डाटा उसने आपको दिया हुआ, देखिए उसने कहा क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट। आपको प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला पता है, मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर। तो लेबर भी गिवन होगी, मटेरियल कंज्यूम्ड भी गिवन होगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने ये करने हैं। जितना मैंने आपको ये सीजीएस का फॉर्मेट बताया, सीजीएस फॉर्मेट में जो जो चीज उसने पूछी हुई है और ये सॉल्व भी है, आप इसका सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? हर क्वेश्चन सॉल्व है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा देख के आने हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, आपने पूछना है कि सर हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, यहाँ से ये कैसे सॉल्व हुआ है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। आप पूछे बेटा एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। कोई पॉइंट बेटा जो ना समझ आया वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, एनी वन ऑफ यू बेटा। जी, फ्रॉम मेल और फ्रॉम फीमेल साइड बेटा, एनी वन? जी नोरीना बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ये आईफोन कौन है जिसका नाम आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, इनका नाम क्या है? सर तैयबा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो, एनीथिंग? नो सर। ओके, अब आप लोगों ने बेटा स्केच को देखें। इस पूरे आज के पूरे लेक्चर के अंदर जो मेन काम है बेटा वो सीजीएस है। ठीक हो गया? जो हमने न्यूमेरिकली करना है, बाकी ऊपर मैंने सारी आपको थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इस थ्योरी की ना समझ आए बेटा नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ लीजिए। चलें ठीक है बेटा, यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और सीआर साहब मुझे आप अटेंडेंस जो है वो जीआर और सीआर बेटा मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।